फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। विजन आईएएस के डेली करंट अफेयर सीरीज में आज ही हम लोग का 12 जून का करंट अफेयर है और मैं आज 12 जून के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग प्लीज़ एक पीटी वॉर नोट्स के रूप में जो मैं पहले की हर एक वीडियो में मैंने बोला है कि पीटी एक वॉर नोट्स पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें और एक वॉर नोट्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। तो इसमें जो भी पीटी के फैक्ट से डेटा आते हैं उनको उस पीटी के वार नोट्स में आप उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, और जो मेंस के जो टॉपिक आएंगे उसको मेंस के वार नोट्स में आप लिखने की कोशिश करेंगे ताकि पीटी और मेंस का होल प्रिपरेशन आपका एक साथ इसमें क्या हो चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बार। हाँ, और इसके लिए एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग कॉल भी कर रहे थे पीडीएफ को लेकर, तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डे उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और इसको कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि सर ये करेंट अफेयर कुछ ज़्यादा टफ पड़ जा रहा है, तो आप लोग ये मत देखिए, जो बीपीएससी का पैटर्न बदलता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं पीटी और मेंस को साथ में लेकर इसलिए ही चल रहा हूँ ताकि मेंस में भी लोग मेंस मैं खुद बीपीएससी का मेंस तीन बार दे चुका हूँ। इसमें करेंट अफेयर के क्वेश्चंस मैंने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लिख पाया। इसका कारण क्या है कि मैं मेंस का करेंट अफेयर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ता था। इसके लिए डेली बेसिस पर आपको मेंस के करंट अफेयर को तैयार करना ज़रूरी है ताकि आप मेंस में कुछ भी एक साल के अंतर्गत जितने भी न्यूज रहे हैं उनको जब अपने वॉर नोट्स में संजो कर रखेंगे तब तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पेपर में आपको उस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ, और आप कहीं ना कहीं इसको देखे रहे होंगे तो उसको टैकल करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्या है। तो फर्स्ट है हम लोग का न्यूज़ क्या है कि जगन्नाथ मंदिर ने नीला चक्र लोगो और प्रमुख शब्दावलियों के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किए हैं। तो ये जो है ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको क्या करते हैं हम लोग इग्नोर करके चलते हैं आगे। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने असम और नागालैंड के साथ त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कि केंद्र सरकार ने क्या किया है कि असम और नागालैंड के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है कि असम और नागालैंड में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन को सुविधाजनक बनाना है। भारत में कच्चा तेल का भंडार और उत्पादन क्या है, देखा जाए तो भारत के पास लगभग 672.07 मिलियन टन अनुमानित कच्चे तेल के भंडार हैं। भारत के पास टोटल कच्चा तेल का भंडार कितना है, तो 672.07 कच्चा तेल के क्या है भंडार है, इतना मिलियन टन। दैट मीन्स कच्चा तेल का भंडार कितना है, 672.07 मिलियन टन, इतना भारत के पास क्या है कच्चा तेल का भंडार है। अब इसमें भारत में वितरण की बात करते हैं तो कच्चे तेल के भंडार मुख्यतः पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में केंद्रित है जिनका हिस्सा लगभग 31% है, जैसे कि मुंबई हाई तेल क्षेत्र। सर्वाधिक भंडार वाला राज्य अगर देखा जाए तो असम, जिसमें 21.5%, इसके बाद राजस्थान और गुजरात का स्थान है। सर्वाधिक कच्चे तेल के भंडार में सबसे आगे कौन है, तो असम है, उसके बाद राजस्थान है और एक गुजरात है। तो ये आपका पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया और ये भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। और ये तो आपका है, इसका मतलब इस अभी तक जो भी हम लोग पढ़ें कि केंद्र सरकार ने जो असम और नागालैंड के साथ जो त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं वो किस चीज़ को लेकर, तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो भारत के पास कच्चा तेल कितना है, तो 672.07 मिलियन टन। इस कच्चा तेल में का जो भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कच्चा तेल कहाँ है का भंडार असम के पास है, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद गुजरात। हम लोग याद करेंगे असम, राजस्थान और गुजरात, ARG। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। असम में कच्चे तेल प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र क्या है, कच्चा तेल प्राप्ति जो है वो असम में कहाँ पाया जाता है, तो असम का जो डिगबोई है जो सबसे पुराना है, नाहरकटिया, रुद्रसागर, लकवा और लखमानी। तो ये मिलान करने के लिए भी दे दिया जाता है पीटी में, बीपीएससी पीटी में आप देखे होंगे पिछले के क्वेश्चन पेपर को जब उठाकर देखिएगा तो आप ये रियलाइज कर पाइएगा कि कुछ प्रमुख क्षेत्रों को उसके राज्य के साथ मिलान करने के लिए देता है। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि डिगबोई जो है वो असम का सबसे पुराना कच्चा तेल का भंडार क्षेत्र है। उसके बाद नाहरकटिया भी असम का ही है, रुद्रसागर, लकवा और लखमानी। राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा, राजस्थान का बाड़मेर जो जिला है वो कच्चा तेल भंडार के लिए
फेमस है। और गुजरात के लिए देखा जाए तो अंकलेश्वर, खंभात या लुनेन क्षेत्र, कलोल, मेहसाणा, अलियागढ़ आदि। तो यहाँ से 3 पॉइंट निकल गया कि जो कच्चा तेल का भंडार सबसे ज़्यादा असम के पास है। तो असम के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो डिगबोई, नाहरकटिया, रुद्रसागर, लखवा और लखमानी। राजस्थान का बाड़मेर और गुजरात का अंकलेश्वर, खंभात या लुनेन क्षेत्र, कलोल, मेहसाणा और अलियागढ़। अब देखा जाए इसके उपभोग की बात करते हैं हम लोग। भारत कच्चे तेल का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर जिसमें तेल शोधक और तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। अब यहाँ से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी में पूछे गए हैं कि भारत कच्चे तेल का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता की दृष्टि से तीसरा, और देखा जाए आयातक की दृष्टि से भी तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। कंज्यूमर की दृष्टि से सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है, और कच्चे तेल के आयातक की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। लेकिन अगर रिफाइनर की बात करते हैं, तेल शोधक की बात करेंगे तो उसमें चौथा सबसे बड़ा क्या है? चौथा सबसे बड़ा देश है। तो अगर हम देखते हैं भारत की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखा जाए कच्चे तेल के मामले में अगर आयात की दृष्टि से देखा जाए, आयात में तीसरा, और यहाँ देखा जाए कच्चे तेल के उपभोक्ता की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी तीसरा है। लेकिन अगर रिफाइनर की दृष्टि से देखा जाए, रिफाइनर या तेल शोधक की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्यों स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। कच्चा तेल की बात की हम लोग, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्राकृतिक गैस में भारत की क्या स्थिति रही है? तो देश में उत्पादन देखा जाए तो प्राकृतिक गैस की कुल मांग का 51.4% हिस्सा देश में उत्पादित होता है। वर्ष 2024 में सकल उत्पादन 36.11 बिलियन क्यूबिक मीटर था। यहाँ देखा जाए तो देश में जो कुल प्राकृतिक गैस की जो मांग है उसका कुल मांग का 51.4% हिस्सा जो है भारत अपने देश में ही उत्पादित करता है। अब संघटक की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से क्या है? प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से गैस मीथेन होता है। साथ ही प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ और गैर हाइड्रोकार्बन गैस की कम मात्रा भी प्राप्त होती है। अनुमानित भंडार देखा जाए लगभग 1000 बिलियन क्यूबिक मीटर इसका आपकी भंडार अभी देखने को मिला है। सबसे बड़ा भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है, उसके बाद पूर्वी अपतटीय क्षेत्र का स्थान है। सर्वाधिक अनुमानित भंडार वाला राज्य कौन सा है? असम है। तो आप यहाँ एक पॉइंट ध्यान से देख रहे होंगे कि प्राकृतिक गैस के भंडार में भी असम टॉप पर है, और यहाँ हम लोग देखे हैं कि कच्चे तेल के भंडार में भी असम क्या है? टॉप पर है। तो असम का देखा जाए तो वह कच्चे तेल में भी टॉप पर है, कच्चे तेल के भंडार में भी क्या है? टॉप किया है असम, और प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस के भंडार में भी क्या किया है? टॉप किया है कौन? असम। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अपना नेक्स्ट करेंट अफेयर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त एवं कार्यालय ने यानी OHCHR ने मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबंधन GHRA की शुरुआत की है। मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबंधन GHRA की शुरुआत की है। किसने? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय ने मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स को वर्ष 2028 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 80वीं वर्षगांठ तक आयोजित होने वाले एक दीर्घकालिक प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को वर्ष 1948 में अपनाया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र का एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। यह घोषणा पत्र उन मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं को निर्धारित करता है जिनके हकदार सभी व्यक्ति हैं, भले ही उनकी राष्ट्रीयता, निर्जातीयता, लिंग, धर्म और या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। अब मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबंधन के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जहाँ सरकारें जवाबदेह हों, समाज समावेशी हो, अर्थव्यवस्था न्यायसंगत हो, जहाँ नवाचार इंसान को प्राथमिकता दे तथा एक दूसरे और पृथ्वी के प्रति हमारे संबंध सम्मान पर आधारित हों। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है इनके? निर्णय लेने की प्रक्रिया के केंद्र में मानवाधिकारों के मुद्दों को रखना। ये इनके लक्ष्य थे मानवाधिकारों के लिए, वैश्विक गठबंधन के लक्ष्य और ये उद्देश्य थे। अब इनका मूल्य सिद्धांत क्या रहा है? मूल सिद्धांत पर चर्चा करते हैं हम लोग कि इसका उद्देश्य आधारित है एक सतत वैश्विक प्रयास है जिसका 3 वर्षीय प्रमुख पड़ाव 10 दिसंबर 2028 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर होगा।
समावेशी की बात करते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों की सरकारों और क्षेत्रकों के गैर राज्य अभिकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। इसमें लैंगिक समानता और सभी आयु, पृष्ठभूमि और पहचान के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कार्य उन्मुख की बात करें, सहयोगात्मक और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से मापने योग्य या दृश्य परिवर्तन लाना, प्रणालियों का निर्माण, लोक विमर्श बदलना और 3 मार्गदर्शक सिद्धांत इसके रहे हैं। कौन कौन? परिकल्पना, संवाद और कार्यवाही। तो इसमें देखा जाए कि मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबंधन GHRA कब होने वाला है? तो 2028 में क्या होगा? 2028 में मानवाधिकारों के लिए सार्वभौमिक घोषणा UDHR की 80वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। और ये हम लोग को देखना है कि 80वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? 2028 में। अब मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबंधन के प्रमुख प्रयास जो किए गए हैं, क्या प्रयास किए गए इसके लिए? कि ऐसी दुनिया के लिए मिलकर कार्य करना जहां मानवाधिकारों का सम्मान, संरक्षण और संवर्धन सभी के लिए हो। इसके लिए जो मार्ग अपनाए गए हैं, 4 मार्ग अपनाए गए, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3 और मार्ग 4। मार्ग 1 क्या है? घरेलू स्तर पर अधिकार हो, कार्य में अधिकार हो, विचारों में अधिकार हो और भविष्य के लिए क्या हो? अधिकार हो। तो ये आप PDF में इसको पढ़ लेंगे। ये PT में नहीं पूछे जाते इस तरह के क्वेश्चन, ये मेंस में ही पूछे जाएंगे। बस इतने याद रखिए कि मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की 80वीं वर्षगांठ कब आयोजित होगी? तो 2028 में। नेक्स्ट है, लिंगानुपात में असंतुलन पर उच्चतम न्यायालय ने क्या चिंता जताई है? उच्चतम न्यायालय ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता दोहराई है। न्यायालय ने कहा कि लिंग चयन यानी कि पुत्र प्राप्ति को प्राथमिकता की प्रथाएं अभी भी जारी है, जिससे लिंगानुपात में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। लोग अक्सर पुत्र की चाह में क्या कर रहे हैं कि लिंग में भेदभाव कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि लोग गर्भधारण के पूर्व ही जब वे पता कर लेते हैं कि उनकी बच्ची जन्म होने वाली है तो क्या कहते हैं, गर्भपात करवा देते हैं। तो ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है लिंगानुपात में, इसी के कारण हो रही है। तो देखते हैं हम लोग कि PCPNDT अधिनियम 1994 क्या था। यह अधिनियम घटते लिंगानुपात की समस्या से निपटने और लिंग चयन संबंधी प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए 1994 में पारित किया गया था तथा 1996 में लागू हुआ। ये अधिनियम जो है PCPNDT अधिनियम 1994 में क्या हुआ था? पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1996 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? यह अधिनियम जो लिंगानुपात की समस्या है उसको निपटने के लिए तथा लिंग चयन संबंधी प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए, ये 2 की पॉइंट याद रखेंगे। इसी को रोक लगाने के लिए 1994 में पारित किया गया था और 1996 में क्या हुआ? लागू हुआ। अब लिंगानुपात में असंतुलन का कारण क्या रहा है? लिंगानुपात में असंतुलन का जो कारण रहा है वो पहला कारण है हम लोग का कि पितृसत्तात्मक पुत्रमोह। समाज में गहरी जड़ें जमा चुके लैंगिक मानदंड लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक सामाजिक और आर्थिक महत्व देते हैं, जिसे क्योंकि वृद्धावस्था में माता पिता के सहारे की अपेक्षा भी इसी सोच को और अधिक मजबूत करती है। सेकेंड है विवाह संबंधी रीति रिवाज, दहेज और पितृस्थानिकता यानी शादी के बाद ससुराल जाकर रहना। इस परंपरा के कारण बेटियों को परिवार पर आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है तथा परिवार के भविष्य के सहारे के रूप में उनकी भूमिका कम आंकी जाती है। थर्ड है आपका प्रत्येक स्तर पर लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। महिलाओं के प्रति लगातार होने वाला भेदभाव और अवसरों की असमानता लिंगानुपात में असंतुलन जारी रखती है। जैसे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 को देखें हम लोग तो भारत की रैंकिंग 148 देशों में 129वें स्थान से गिरकर 131वें स्थान पर पहुंच गई है, जो देश में लगातार जारी लैंगिक असमानता को दर्शाती है। तो ये लिंगानुपात में जो असंतुलन देखने को मिले उसके कारण हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक पितृसत्तात्मक सोच है, उसका पुत्र मुंह की प्राप्ति को लेकर सोच है, विवाह संबंधी कुछ रीति रिवाज है जिसमें दहेज को लेकर जड़ें अपनाई हुई हैं समाज में, और प्रत्येक स्तर पर लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे प्रसव पूर्व निदान तकनीकें लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या को आसान बनाती है। ऐसी भी टेक्नोलॉजियाँ अभी चर्चा में चल रही है, आ गई हैं, जो प्रसव पूर्व जो निदान तकनीकें जो लिंग चयन के थ्रू अगर मान लिया जाए कि अगर बच्चियां अगर गर्भ में हो तो उनको गर्भपात कर दिया जाता है, जिससे अभी देखा जाए तो सेक्स रेशियो कम देखने को मिल रहा है। अब कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव, भारतीय न्याय संहिता BNS और पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता IPC में सख्त प्रावधान होने के बावजूद उनका प्रभावी और व्यापक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। परिणाम स्वरूप लिंगानुपात में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। जनगणना के बाल लिंगानुपात के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो 1991 में प्रति 1000 लड़कों पर जहां 945 लड़कियां थीं, वही 2001 में घटकर 927 और 2011 में 919 रह गई है। धीरे धीरे देखा जाए तो पहले 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग 945 लड़कियां थी,
2001 में देखा जाए तो 927 हो गई और 2011 में 911, यानी कि लगातार जो है ना सेक्स रेशियो घट रही है। अब लिंगानुपात बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? दैट मीन्स लिंगानुपात बढ़ाने के लिए सरकार के क्या पहले हैं? पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये जो भी फैक्ट है, ये जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आप लोग इसको मेंस के वार नोट्स में तैयार रखेंगे कि लिंगानुपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या चिंता जताई है और इसको दूर करने के लिए सरकार की क्या पहले हैं और लिंगानुपात में असंतुलन के क्या कारण रहे हैं। ये सारे फैक्ट को आपकी नोट्स में क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देती है और कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निपटती है। वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मिशन शक्ति के साथ एकीकृत कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? यह बेटियों की वित्तीय सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? इस योजना के तहत अब दूसरी संतान के रूप में बेटी होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी संतान के रूप में अगर बेटी होती है तो उसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी मातृ वंदना योजना के तहत। सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा उनके सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या होता है कि बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देती है तथा कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को क्या करती है, निपटती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटना 2024 की रिपोर्ट जारी की है। अब ये सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए इसका हम लोग आकलन करते हैं कि इस रिपोर्ट में भारत में सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न गंभीर लोक स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाएं विशेष रूप से देश के युवाओं और उत्पादक कार्यबल को प्रभावित कर रही है, जिससे मानव जीवन की हानि के साथ साथ आर्थिक उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस सड़क दुर्घटना के क्या कारण बताए जा रहे हैं? पहला, तेज गति से गाड़ी चलाना यानी ओवर स्पीडिंग। दूसरा, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करना। तीसरा, अयोग्य चालक। चौथा, सड़क एवं वाहन संबंधी कमियां। ये सड़क दुर्घटना के कारण बताए जा रहे हैं। पहला है तेज गति से गाड़ी चलाना। यह सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण है। यह सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 70.3% मौतों के लिए भी जिम्मेदार था, जबकि हिट एंड रन इन दुर्घटनाओं में होने वाली 19.2% मौतों के लिए जिम्मेदार था। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन देखें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करने के कारण क्रमशः 54,000 से अधिक और 14,000 लोगों की मौत हुई है। अयोग्य चालक, लगभग 16.6% सड़क दुर्घटनाएं ऐसे चालकों के कारण भी हुई है जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और जो केवल लर्नर लाइसेंस के आधार पर वाहन चला रहे थे। सड़क और वाहन संबंधी कमियां भी है। उच्च गति वाले खुले मार्ग, असुरक्षित सड़क संरचनाएं, अधिक भार वाले वाहन और अनफिट एवं पुराने वाहन सड़क दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। अब सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या पहले रही हैं? पहला है इंजीनियरिंग और वाहन सुरक्षा। दूसरा है आपातकालीन देखभाल और मुआवजा, यातायात नियमों को लागू करना और डिजिटलीकरण। और नेक्स्ट है गुड समैरिटन या नेक व्यक्तियों की सुरक्षा या राहगीर योजना। ये कुछ उपाय हैं जो सरकार क्या करी सड़क सुरक्षा के लिए, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये योजनाएं चला रही है। आप लोग इसको PDF में पढ़ लीजिएगा। और कुछ आगे की राह है। पहले हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं कि भारत में सड़क सुरक्षा की क्या स्थिति रही है। उच्च मृत्यु दर वर्ष 2024 में जो भारत में दर्ज की गई है उच्च मृत्यु दर, जैसे 4.88 लाख सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिली है। 1.77 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। 4.71 लाख लोग घायल हुए हैं। तो देखा जाए कि 2023 की तुलना में सड़क दुर्घटना की मृत्यु दर में 2.5% की वृद्धि हुई है। अब सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों का आयु वर्ग 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में 83.3% की मृत्यु हुई है और 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग को देखा जाए तो 66.1% कुल दुर्घटना मृत्यु रही है। असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता के देखें, कुल मरने वालों में दोपहिया वाहन का अनुपात 46.2% रहा है और कुल मरने वालों में पैदल यात्री 20.6% रहे हैं। ग्रामीण सड़कों में और राजमार्गों पर अधिक दुर्घटना देखने को मिली है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली कुल मौतों में ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात 70.8% है और देश के कुल सड़क नेटवर्क का केवल 5% ही राष्ट्रीय राजमार्ग है। कुल दुर्घटनाओं का 52% के लिए जो जिम्मेदार है और कुल मौतों का 59% के लिए जिम्मेदार है। राज्यवार स्थिति देखा जाए तो सड़क दुर्घटना की संख्या सर्वाधिक दर्ज कहाँ की गई? तमिलनाडु में। और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली सर्वाधिक मृत्यु कहाँ दर्ज की गई? उत्तर प्रदेश में। यानी यहाँ देखा जाए ये PT पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम लोग का
कि अभी राज्यवार स्थिति देखते हैं तो सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक संख्या जो दर्ज की गई है, सर्वाधिक संख्या दर्ज कहाँ की गई है तो तमिलनाडु में। और सड़क दुर्घटना से होने वाली सर्वाधिक मौतें कहाँ हुई है, वो यूपी में हुई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुछ सुर्खियाँ रही हैं, सुर्खियों पर चर्चा करते हैं हम लोग कि गृहिणियों का योगदान क्या है। दूसरा है हम लोग का सामुदायिक बीज बैंक क्या है। थर्ड है सेमीवर्स क्यों चर्चा में रहे हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण क्या है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं। नेक्स्ट है सशस्त्र बल विशिष्ट शक्तियां अधिनियम क्या है। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 जारी किए गए हैं और मस्कट कार्य योजना। और नेक्स्ट एक जो पर्सनालिटी जो चर्चा में रहे हैं वो है राम प्रसाद बिस्मिल। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। पहला जो सुर्खियों में न्यूज रहा है क्या है, गृहिणियों का योगदान। यह क्या है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने शीश राम और अन्य बनाम सूर्जित मामलों में गृहिणियों के योगदान को 30,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। गृहिणी द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम में मुआवजे के एक पृथक और मान्य आधार के रूप में माना जाएगा। गृहिणियां राष्ट्र निर्माता है। न्यायालय ने कहा कि महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15% से 17% योगदान करते हैं। यदि गृहिणी किसी रोजगार में कार्यरत है तो उसके वेतन के अतिरिक्त घरेलू देखभाल के नुकसान के लिए 30,000 का मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। इस राशि के वास्तविक मूल्य को बनाए रखने के लिए इसे प्रत्येक 3 वर्ष में संचयी रूप से 10% बढ़ाया जाएगा। त्वरित निपटान देखा जाए तो मोटर वाहन दुर्घटना संबंधी क्लेम उच्च न्यायालयों में 4 वर्ष से अधिक समय तक लंबित नहीं रहने चाहिए। नेक्स्ट है सामुदायिक बीज बैंक। ये क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो ने IS 2021-2026 नामक एक स्वैच्छिक मानक जारी किया है जो सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। भारतीय मानक ब्यूरो भारत की राष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्था है। यह संस्था मानकों के निर्माण, गुणवत्ता प्रमाणन, प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन तथा उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। सामुदायिक बीज बैंक के बारे में हम लोग देख लेते हैं यह क्या है। यह समुदाय द्वारा प्रबंधित बीज भंडार है जो स्थानीय बीज किस्मों का संरक्षण, पुनरुत्पादन और वितरण करते हैं। ये कृषि जैव विविधता के लिए स्वस्थानीय इन सिटू संरक्षण तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जलवायु अनुकूलन में सहायता करते हैं और संधारणीय कृषि को बढ़ावा देते हैं। इसका महत्व क्या है, देशज और पारंपरिक फसल किस्मों के संरक्षण में मदद करते हैं, सूखे, गर्मी के कारण तनाव और अनियमित वर्षा जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। सामुदायिक बीज बैंक, ये पीटी में पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट है हम लोग का सेमीवर्स। ये सेमीवर्स चर्चा में क्यों रहे हैं, यह क्या है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT के विद्यार्थियों के लिए लैम रिसर्च के सेमीवर्स प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। सेमीवर्स प्लेटफॉर्म है क्या, यह डिजिटल ट्विन आधारित सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और प्रशिक्षण प्रणाली है। डिजिटल ट्विन भौतिक जगत की किसी वस्तु या प्रणाली का एक आभासी प्रतिरूप होता है जो वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करके उसके वास्तविक दुनिया के व्यवहार, प्रदर्शन और स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। सेमीवर्स क्या है, देखा जाए सेमीवर्स एक हाइब्रिड भौतिक आभासी दुनिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थी आभासी दुनिया में 3D में सेमीकंडक्टर चिप संरचनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ याद रखना है हम लोग को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। ये चर्चा में क्यों रहे हैं। NPPA ने कैंसर रोधी दवाओं कार्बोप्लेटिन और सिस्प्लेटिन के अधिकतम मूल्य में 50% की वृद्धि की घोषणा की है। NPPA है क्या, यह दवा मूल्य निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र विनियामक है। इसका उद्देश्य दवाओं की उपलब्धता, सुलभता और वहनीयता सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना 1997 एक सरकारी संकल्प 1997 के माध्यम से गठित की गई थी। इसके जो मंत्रालय हैं, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वैश्विक आर्थिक संभावनाएं। नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावनाएं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस GEP रिपोर्ट में भारत के लिए 2026-27 में आर्थिक समृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़कर 6.6% कर दिया गया है। आर्थिक संभावनाएं क्या है, 2026-27 में 6.5% से बढ़कर 6.6% कर दिया गया है। भारत में विश्व की सर्वाधिक समृद्धि वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं की रिपोर्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इसको जारी करने वाला जो है विश्व बैंक समूह द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट
कौन जारी करता है? ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट GEP, इसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 2026-27 में जो आर्थिक समृद्धि है वह 6.5% से बढ़ाकर 6.6%, इससे बढ़ाकर 6.6% कर दिया गया है। इसको जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक समूह द्वारा ही जारी किया जाता है, अर्धवार्षिक आधार पर जारी की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक आर्थिक समृद्धि और संभावनाओं का व्यापक विश्लेषण करना। इसकी रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है कि वैश्विक समृद्धि अनुमान इसे घटाकर 2.5%, 2019 में जो 2025 में 2.9% था, इसे घटाकर 2.5% कर दिया गया है, जो कोविड-19 महामारी के बाद से सबसे कम आर्थिक समृद्धि दर है। बढ़ता राजकोषीय और बाहरी दबाव, उच्च ऊर्जा सब्सिडी और कमजोर भुगतान संतुलन के कारण भारत सहित दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हम लोग का सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, अफस्पा क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफस्पा 1958 को 1 या 2 राज्यों को छोड़कर अगले वर्ष तक पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में से वापस ले लिया जाएगा। यह अफस्पा क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 पूर्वोत्तर में यह वर्तमान में नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में लागू है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 राज्यों को छोड़कर अगले वर्ष पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में से वापस ले लिया जाएगा। किसको छोड़कर? 2 राज्यों को छोड़कर। अब अफस्पा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसके तहत विधि और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती है। अफस्पा के तहत जो 1958 में लागू किया गया था, इसके तहत विधि और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो अशांत क्षेत्र हैं उनमें सशस्त्र बलों को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए संदेह के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार करना या और किसी परिसर में प्रवेश या तलाशी करना इत्यादि। अशांत क्षेत्र की घोषणा धारा 3 के तहत राज्यपाल, प्रशासक या केंद्र सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां नागरिक प्राधिकारों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता है, तो वे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कुछ हिस्से या पूरे हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। कौन? तो राज्यपाल, प्रशासक या केंद्र सरकार। वैश्विक शांति सूचकांक जो 2026 जारी की गई है, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत 127वें स्थान पर रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 के बारे में देखते हैं हम लोग। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करने वाला इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जो एक स्वतंत्र और गैर पक्षपाती थिंक टैंक है। यह GPI का 20वां संस्करण है, जिसमें 163 देशों को शामिल किया गया था। उद्देश्य क्या है कि वैश्विक शांति और उसके आर्थिक प्रभाव को मापना। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में क्या? आइसलैंड लगातार 19वीं बार पहले स्थान पर है। आइसलैंड लगातार 19वीं बार टॉप किया है। और भारत का रैंक कितना है? 127वां। खराब प्रदर्शन करने वालों में देखा जाए तो इस बार रूस जो है इस सूची में सबसे अंतिम पायदान पर रहा है। उसके बाद सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यूक्रेन और इजराइल का स्थान आता है। सूचकांक तैयार करने के पति यह 3 क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा और संरचना, जारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यीकरण, इसके 23 संकेतकों पर आधारित है। तो ये हम लोग को यहाँ से हम लोग नोट कर लेते हैं कि वैश्विक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का जो रैंक कितना है। भारत का जो रैंक है 127वां है। और बॉटम पर सबसे नीचे कौन है, यानी कि सबसे कम बॉटम पर कौन है? तो रूस रहा है। और आइसलैंड टॉप कौन किया है? तो टॉप किया है आपको आइसलैंड, लगातार 19वीं बार ये टॉप किया है। यह GPI का कौन सा संस्करण है? तो GPI का यह 20वां संस्करण है। इसको जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ये जारी करता है। तो ये कुछ की पॉइंट है जो UPSC PT पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मस्कट कार्य योजना क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मस्कट कार्य योजना को शुभारंभ किया। यह है क्या, इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि इसका उद्देश्य क्या है। हेट स्पीच से निपटना, नरसंहार और अन्य क्रूर अपराधों को रोकना तथा मध्यस्थता, संवाद और स्थानीय स्तर पर शांति की स्थापना के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना। यह ओमान संयुक्त राष्ट्र नरसंहार निवारण एवं सुरक्षा उत्तरदायित्व कार्यालय एवं और धार्मिक एवं पारंपरिक शांति निर्माताओं के नेटवर्क के नेतृत्व में शुरू की गई एक बहुहितधारक प्रक्रिया का परिणाम है।
यह हेट स्पीच से निपटने, क्रूर अपराधों को रोकने में पारंपरिक और स्वदेशी हितधारकों की भूमिका पर जोर देती है। मस्कट कार्य योजना जो हेट स्पीच से निपटने के लिए तथा क्रूर अपराधों को रोकने के लिए क्या किया गया है, इसकी स्थापना किया गया है। यह किसके थ्रू? तो यह ओमान और संयुक्त राष्ट्र नरसंहार निवारण एवं सुरक्षा उत्तरदायित्व कार्यालय और धार्मिक और पारंपरिक शांति निर्माताओं के नेटवर्क के नेतृत्व में क्या किया, इसको शुरू की गई है। नेक्स्ट एक जो पर्सनालिटी है, राम प्रसाद बिस्मिल। अब राम प्रसाद बिस्मिल, हाल ही में राम प्रसाद बिस्मिल जयंती मनाई गई। इनका जन्म जो हुआ था आपको 1897 में उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्या योगदान रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। ये आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति रहे हैं और सत्यार्थ प्रकाश से, स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति सत्यार्थ प्रकाश से इन्होंने प्रेरणा ली। मैनपुरी षड्यंत्र देखा जाए 1918 में हुआ था। अपने आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए इन्होंने सरकारी खजाने को लूटा था। क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गेंदालाल दीक्षित के साथ मिलकर। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिन सन्याल और जादू गोपाल मुखर्जी आदि के साथ एचआरए के संस्थापकों में से एक थे। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में जो हुआ था, उसमें ब्रिटिश खजाने के लूटने के लिए इसमें शामिल थे। इसमें परिणाम स्वरूप बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को मौत की सजा दी गई। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि काकोरी कांड कब हुआ था, इसमें फांसी की सज़ा किसे दी गई थी। अब साहित्यिक योगदान क्या है? राम अज्ञात बिस्मिल उपनामों के तहत उर्दू और हिंदी में कविताएं लिखी। जैसे मन की लहर क्या है, इनकी काव्य संग्रह है। तो चलिए आज का ये करेंट अफेयर का सेशन मैं यहीं लास्ट करता हूँ। और इसमें से जो भी आपको पॉइंट पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको फैक्ट दिखते हैं, उनको पीटी के वार नोट्स में तैयार करेंगे, और जो मेंस के प्रोस्पेक्टस से दिखते हैं उनको आप मेंस के वार नोट्स में क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। धन्यवाद।